Hello guys, welcome back to our channel. This is S George and S George welcomes you all. Today's class 10 lesson number 5 India's heritage of science and technology. साइंस मतलब क्या और टेक्नोलॉजी मतलब क्या? अब आप इतने सालों से साइंस और टेक्नोलॉजी लास्ट 9 ईयर्स से पढ़ ही रहे हो, पर आपने उसका कभी मीनिंग जानने की कोशिश नहीं की, ठीक है? और वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, किसी को नहीं पता है। पर अभी हमारे पास, हमको एसएस की वजह से हम जानेंगे कि भाई हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो क्या है, साइंस मतलब क्या, टेक्नोलॉजी मतलब क्या। तो इसके बारे में हम लोग इसकी डीप स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम इसको बिगिन करते हैं, ठीक है? The discovery of the inventions in the field of science and technology have brought the countries of the world closer. Cooperation among all the nations has increased. Hence, a new attitude developed. Countries have become oriented towards peaceful and coexistence and world peace. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आपको पता है कि भाई हमारे जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो बहुत अभी हमको पास पास लगने लगे हैं। सबसे बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स जिसने एरोप्लेन बनाया, ठीक है? तो उन्होंने जो एरोप्लेन बनाया तो वो किसकी मदद से बनाया? साइंस की मदद से बनाया, टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया। स्पेस, एरोस्पेस, हम अभी स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं, चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसी बात करें? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है। तो हम इतने बड़े बड़े देश है, इतने बड़े बड़े जगह है जो हमारे को एकदम पास में लगने लगी है। वाई? बिकॉज ऑफ आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी आपको अगर किसी को बाहर की कंट्रीज़ में फ़ोन करना है तो वो आपके लिए बड़ी बात थी। पहले एक टाइम था जहाँ पे हमको किसी से बाहर की कंट्रीज़ में बात करना है तो उसके लिए बहुत टाइम लगता था। पर अभी क्या है, हमारे साइंस की वजह से, हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि भाई हम किसी से भी चुटकी में सेकेंड्स में बात कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी हमारा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गिफ्ट है, जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और हम उसका यूज़ करके हम अपने आप को बहुत डेवलप कर रहे हैं। ये हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी का गिफ्ट है जो हमें मिला हुआ है, और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे नेशंस हमसे दोस्त बन रहे हैं, एक साथ दोस्त बन के कुछ नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स practical utility of the systematic knowledge, and science and technology, in spite of being two different words, they are linked to each other. साइंस एक अलग चीज़ है, टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है। जैसे पहले क्या है भाई, खाना खाया तो बोले खाया तो उसका मतलब साइंस, हजम किया बोले हाँ हजम किया तो उसका मतलब टेक्नोलॉजी, डाइजेस्ट कर दिया, इंग्लिश में बोले तो डाइजेस्ट कर दिया, तो खाना खाया मतलब साइंस, और टेक्नोलॉजी मतलब उसको डाइजेस्ट करना। मतलब साइंस मतलब हम जो पढ़ते हैं ना बुक्स में, जो नॉलेज पढ़ते हैं ना, जो बुक्स में हम समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वो सब आता है साइंस में। और उसको डाइजेस्ट करना मतलब उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करना, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। और हम सब अपनी जीवन में डे टू डे लाइफ में बहुत सारी साइंस की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, व्हीकल्स है, फ़ैन है, ट्यूबलाइट है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी जीवन में यूज़ कर रहे हैं, और ये सब हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की गिफ्ट है, ठीक है? हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास बहुत सारे हेरिटेज है, एक तो कल्चर हेरिटेज और दूसरा नेचर हेरिटेज। जो कल्चर हेरिटेज है जो हमने खुद बनाया, और नेचर हेरिटेज जो है हमको नेचर से गिफ्ट मिला। नेचर हेरिटेज में आता है माउंटेन्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब नेचर हेरिटेज में आते हैं। और कल्चर हेरिटेज जैसे ताजमहल है, आगरा का फोर्ट है, रेड फोर्ट है, लाल किला है, जैसे रेड फोर्ट ही कहते हैं, कुतुब मीनार है, फिर सीधी सैयद जाली है, जामा मस्जिद है, ये सब हमारे कल्चर हेरिटेज में आते हैं। और वही कल्चर हेरिटेज में एक और चीज़ आती है जो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास जो ये हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये कैसे आया, कहाँ से आया, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है? द ग्रेट सेजेस ऑफ आर एंशिएंट इंडिया हैव गिफ्टेड द वैल्यूएबल heritage of the science to the world. They have made an outstanding contribution in the field of metallurgy, chemistry, science of medicine, surgery, mathematics, astronomy, astrology, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स। जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, आपको पता है ना, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी चीज़ें गिफ्ट की है। वो क्या क्या गिफ्ट किए? एक तो मेटलर्जी मतलब मेटल्स के बारे में पढ़ाया, केमिस्ट्री मतलब बोले तो लेबोरेटरी के बारे में पढ़ाया, दवाई बनाने में पढ़ाया, फिर साइंस ऑफ मेडिसिन मतलब मेडिसिन बनाने में पढ़ाया, फिर सर्जरी करना सिखाया हमको, मैथ्स पढ़ाया, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया, वास्तुशास्त्र मतलब जो घर देखते हैं, पता है ना, टाइमिंग देखते हैं, वो सब पढ़ाया, और फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, ये सब का भी हमको उन्होंने गिफ्ट दिया, और हमको वो सब चीज़ें पढ़ाई और बोला तुम लोग इसमें आगे बढ़ो।
It is a matter of great pride for us. India has contributed not only in the field of literature, art, religion, education and philosophy, but also in the field it has made an immense contribution in the field of science and टेक्नोलॉजी. मतलब लोग बोलते हैं ना कि भाई इंडिया के लोग क्या है, खाली उनको कुछ आता ही नहीं, सिर्फ संस्कृत, सब पंडित ही पंडित है, पंडित ही पंडित है, या तो सबको ग्रामर ही ग्रामर आता है. बट ऐसा नहीं है. उनको सिर्फ ग्रामर और सिर्फ पंडित नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी, मतलब जो साइंटिस्ट में, साइंस में भी बहुत विश्वास करते हैं और उसमें भी इन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट की है. ठीक है. Modern age researches have proved that India has scientific attitude along with the religious outlook. और आजकल की रिसर्च हमको ये कहती है कि भाई जो जितना इंडिया रिलीजन्स में, मतलब जितना लोग ना रिलीजियस में, मतलब जो जितना मंदिर में लोग विश्वास करते हैं ना, उससे ज़्यादा लोग, उतना ही लोग, मतलब उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उतना ही लोग हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं. ठीक है. फिर मेटलर्जी. मेटलर्जी मीन्स मेटल्स. मेटल्स जो आपने देखे होंगे साइंस का लेसन नंबर 5, मेटल, लेसन नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसमें जो मेटलर्जी है ना, वो उससे हमने क्या किया, तो उससे हमने बहुत सारी चीज़ों की यूज़ किए. मेटल से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे स्टैचूज़ बनाए, और मेटल से हमने घर में यूज़ किया है. पर हम घर का डोमेस्टिक पर्पस तो नहीं बताएंगे, पर हमने मेटल्स को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ किया, उसको कहाँ पे यूज़ किया, आपको वो नहीं पता होगा, ज़रूरी नहीं पता होगा, पर अब अभी हम देखेंगे. ठीक है. तो since ancient age, the people of India used metallurgy in their practical life. Ancient India made extraordinary progress in the field of metallurgy. A metallic idol of female dancer discovered from Indus Valley civilization is an extraordinary achievement of the ancient India. metals के लिए भी हमने बहुत सारा यूज़ किया. अभी नहीं, हम एंशियंट एज से, मतलब पुराने ज़मानों से मेटल्स का बहुत यूज़ कर रहे हैं. कहाँ पे? प्रैक्टिकल लाइफ में. प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब डे टू डे लाइफ में. और आज भी हम मेटल्स के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस करके बैठे हैं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब हमने सोचा भी नहीं हो ना, वैसी प्रोग्रेस करके बैठे हैं मेटल्स के अंदर. हमने एक मेटल की आइडल बनाई. आइडल मतलब मूर्ति बनाई. वो भी किसकी बनाई? एक फीमेल डांसर की बनाई. किसकी? फीमेल डांसर की. वो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है. कहाँ से? इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है. वो हमको वहाँ से एक मेटल की मूर्ति मिली है. ठीक है. लेटर स्टैचूज ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू क्वेश्चन पीरियड हैव बीन फाउंड एट द तक्षशिला. तक्षशिला एक जगह का नाम है जहाँ पे हमको लॉर्ड बुद्धा का एक स्टैचू मिला था जो मेटल से बना हुआ था. किससे? मेटल से बना हुआ था. इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोला पीरियड न्यूमरस मेटल्स आइडल्स वर मेड. द स्टैटू ऑफ नटराज, अ मास्टरपीस इन द स्कल्पचर, इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक और चीज़ है जो मैं बोल रहा था ना आपको, मेटल की आइडल. तो ये एक और मेटल की आइडल है जिसका नाम नटराज की मूर्ति है. सब ने देखा होगा नटराज बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ होता है. नटराज बहुत बड़ी ब्रांड भी है. तो वो जो नटराज का डांसर था ना, तो उसकी भी फीमेल डांसर की हमने मूर्ति बनाई थी विद द हेल्प ऑफ मेटल्स. ठीक है. फिर उसके बाद क्या है? हाँ, द स्टैचू ऑफ नटराज, अ मास्टर piece in the sculpture is famous all over the world. It is preserved in the museum of चेन्नई. अगर आज भी आपको नटराज की मूर्ति देखनी है तो आप चेन्नई में एक म्यूजियम में नटराज की मूर्ति पड़ी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो. ठीक है. फिर another well known idol of Ram the archer can be seen in the museum. Artistic statues of god and goddesses, birds and animals and beetles, nutcrackers are considered to be the best examples of the metallic art. All of them have important place in the history of India. सिर्फ हमारी नटराज की मूर्ति तो देखा है आपने, वो चेन्नई में है. और एक और चीज़ हमारे जो म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखी है वो है राम द आर्चर. वो भी एक स्टैचू, एक आइडल का नाम है. वो भी आइडल हमने म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा है. और सिर्फ हम आइडल्स ही नहीं बनाते थे, स्टैचू ऑफ गॉड, गॉडेसेस, और फिर उसके बाद हम लोग बनाते थे बर्ड्स की स्टैचूज बनाते थे, एनिमल्स के स्टैचूज बनाते थे. जो कई लोग हैं ना एनिमल्स का स्टैचू घर में रखते हैं, कई लोग बर्ड्स का स्टैचू घर में रखते हैं. और भी हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई. जैसे हमने एक और चीज़ बनाई जो बीटल जो है ना, नट क्रैकर जो बोलते हैं, नट्स को जो क्रैक करते हैं, जो अखरोट फोड़ते हैं, वो वाली मशीन भी हमने मेटल से बनाई. और ये सब चीज़ें हमारे इंडिया के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस था जो हमने सोचा भी नहीं था हम मेटल की फील्ड में इतने आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है. फिर उसके बाद क्या है?
केमिस्ट्री, अल्केमिकल लोरे, इसको केमिस्ट्री बोलो या अल्केमिकल लोरे बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। दूसरा नाम अगर शायद केमिस्ट्री का पूछे तो आप अल्केमिकल लोरे लिख सकते हो, ठीक है। फिर केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, द साइंस इज वेरी यूजफुल फॉर द वेरियस मिनरल्स, प्लांट्स, सीड्स फॉर एग्रीकल्चर, मेकिंग ऑफ वेरियस metals or to bring changes in them. It is also used for making medicine. केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब लेबोरेटरी में जो यूज़ करते हैं ना, हाँ, लेबोरेटरी में जो हम काम करते हैं उसको बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो लेबोरेटरी के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ों के केमिकल्स बनाते हैं। तो वो केमिकल्स हम बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, कहाँ पे, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं, मिनरल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ये सब जगह हम हमारे केमिस्ट्री के केमिकल्स को यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं, समझो एक लैंड है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन नहीं है, उसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो हमारे केमिस्ट्री लैब में नाइट्रोजन जो अवेलेबल होता है वो अगर हम लैंड के अंदर डाल के दें और फार्मर को बोले कि भाई ये लैंड तू हर जगह डाल देना, तो तुम्हारी जो लैंड है वो नाइट्रोजन रिच हो जाएगी, उसमें नाइट्रोजन की कमी हट जाएगी। ये सब जगह हमारे जो साइंटिस्ट है जो केमिस्ट्री को ऐसे यूज़ करते हैं। पानी है तो पानी के अंदर कितने मिनरल्स है, तो वो भी हमारा केमिस्ट्री बताता है। अगर किसी पानी के अंदर क्लोरीन कम है या क्लोरीन ज़्यादा है तो ये भी हम केमिस्ट्री की मदद से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हम केमिस्ट्री को दवाई बनाने में बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। आचार्य नागार्जुना, अ लर्न्ड बुद्धिस्ट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, इज नोन एज द आचार्य इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री। ही हैड रिटन द बुक लाइक राष्ट्र नटकार एंड आरोग्य मंजारी। And Acharya Nagarjuna advocated the use of the allopathy with the use along with the herbal medicine. एक आचार्य नाम है नागार्जुना, क्या नाम है, नागार्जुना, कहाँ से पढ़े हुए, नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। किसके अंडर पढ़े हुए, बुद्धिस्ट लोगों के अंदर पढ़े हुए। कहाँ पे, बुद्धिस्ट लोगों के अंडर में पढ़े हुए। तो उन्होंने भी केमिस्ट्री के अंदर बहुत सहायता की, योगदान दिया। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बहुत बड़ी और बहुत फेमस बुक लिखी है जिसके साथ भी हम केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे हैं। तो एक का नाम है रासायंत्रकार और दूसरा है आरोग्य मंजरी। ये बहुत फेमस बुक्स है जो हमारे आचार्य नागार्जुन ने लिखी थी। तो आचार्य नागार्जुन ने एक और चीज़ें भी की थी, उसने एलोपैथी और हर्बल मेडिसिन के बारे में बनाया था कि भाई हमको कोई भी दवाई से हम कोई भी कैसी भी बीमारी हम लोग ठीक होकर वापस खड़े हो सकते हैं, ठीक है। It is believed that the use of the mercury ash as a medicine was initiated by him at the Nalanda University, had its own school of chemistry and the furnace for the study and the research, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई हमको क्या पता चला कि भाई वो जो आचार्य नागार्जुन थे ना, तो उन्होंने एक और चीज़ बनाई कि भाई जो मर्क्यूरी ऐश है ना उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये हमको आचार्य नागार्जुन जी ने बताया। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई हमारे पास जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, उसके अंदर केमिस्ट्री की लैब थी। क्या थी, लैब थी, जिसके अंदर हमने जो ब्लास्ट फर्नेस होता है ना वो भी अवेलेबल था। किसके लिए, बच्चों की स्टडी के लिए। और केमिस्ट्री में जो मेन रासा है, उपरासा है और जो 10 टाइप से पॉइजन्स है ना, ये भी हमें केमिस्ट्री की लैब में मिलते हैं। क्या क्या, रासा, उपरासा और 10 टाइप के पॉइजन्स, ठीक है। और बहुत सारे सॉल्ट और ऐश ऑफ द मिनरल्स इज सीन इन द केमिस्ट्री। बहुत सारी चीज़ें हैं जो 90% हमारा जो दवाई फील्ड है और एग्रीकल्चर फील्ड है ना, ये सब केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। और ये सब चीज़ें आपको लेबोरेटरी के अंदर मिलती है और केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है, केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर मिलती है। द कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा रिफ्लेक्ट एन एक्सपर्ट नॉलेज एंड द स्किल इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री। जो हमारे लॉर्ड बुद्धा है, हमारे जो गुरु है, उनका भी जो स्टैचू है ना वो केमिस्ट्री की मदद से बना हुआ है। किसकी मदद से, केमिस्ट्री की मदद से बना हुआ है। द कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा डिस्कवर्ड फ्रॉम द सुल्तानगंज इन द बगलपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार is 7.5 meter feet height and weighs is 1 ton. The statue of Buddha at the नालंदा is 18 feet। जो हमारा जो स्टैचू है जो बुद्धिस्ट का जो नालंदा यूनिवर्सिटी में है वो 18 फीट लंबा है, ठीक है। और बहुत सालों से पड़ा है वहाँ पे, बहुत सालों से पड़ा है। और वो 7.5 फीट का स्टैचू है। कितना,
7.5 फीट का। आजकल तो क्या होता है, स्टैचू बनाते हैं, थोड़े दिन रखा, वो कोरोजन हो जाता है, पर ऐसा ये स्टैचू बिल्कुल नहीं है और ये बहुत सालों से यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, ये भी हमारे केमिस्ट्री का एग्जाम्पल था। एन एग्जीक्यूटिव एग्जाम कॉम्प्लेक्स ऑफ द विजय स्तंभा, द 24 फीट हाई iron pillar which weighs 7 tons, built by the Chandragupta II, in spite of the nature's fury over centuries, the pillar has not yet corroded. This is the best example of the chemistry, नहीं, alchemical lore of India। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया, विजय स्तंभा जो 24 फीट हाइट है और 7 टन का है, और वो चंद्रगुप्त टू में बनाया था। तो वो इतना साल पुराना है तो भी वो केमिस्ट्री की मदद से बनाया ना। तो क्या पिछले ज़माने की केमिस्ट्री थी वो बहुत, लोग बोलते पावरफुल होती थी, और वो पावरफुल होने के कारण आज भी वो स्टैचू कोरोजन हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। India attained at an unprecedented achievement in the field of medicine and surgery. Since ancient period, Maharishi Charak, Maharishi Sushruta and Vagbhatta pioneered the Indian medicine, science and surgery through their intense research and reached to the greatest height. सब लोगों को क्या था कि भाई इंडिया है, इंडिया में क्या लोग पढ़ेंगे, क्या डेवलप करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे पास भी बहुत सारे कलाकार लोग हुआ करते थे, जैसे महर्षि सुश्रुत, महर्षि चारक, वाकभट्टा, ये सब बहुत फेमस साइंटिस्ट है और इन्होंने बहुत मेहनत की है कि हमारे इंडिया को मेडिसिन साइंस में बहुत आगे ले जाना, और इन्होंने वो काम कर दिखाया और इन्होंने इनकी मेहनत की वजह से आज हम लोग भी इतने डेवलप्ड है और हमारे पास भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी है कि हम हर चीज़ का सॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, तो हमें इनको थैंक यू कहना नहीं कह सकते, पता है ये अभी जिंदा नहीं है, पर इनकी वजह से आज हमारा इंडिया, हमारा कंट्री इतना डेवलप्ड है। साइंस किसका, पर मेडिसिन वाले साइंस में हमारा कंट्री आज भी इतना डेवलप्ड है। ठीक है, फिर महर्षि चारक हैज रिटन अ बुक, चारक संहिता, महर्षि चारक हैज रिटन अ बुक, चारक संहिता, in which he has mentioned over 2000 medicinal herbs. Maharishi Sushruta has mentioned an instrument used in surgery. The instrument were so sharp that they would split a single vertical hair in 2 division. तो महर्षि चारक है, उन्होंने एक बुक लिखी है, नाम दिया है चारक संहिता। ठीक है, उसमें उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा मेडिकल हर्ब्स, मतलब जो पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनाई जा सकती है ना, जैसे महर्षि चारक का साइड में फोटो भी दिया हुआ है कि भाई मेडिकल हर्ब्स के ये गुरु थे और इनको बहुत अच्छे से चीज़ें आती थी मेडिसिनल हर्ब्स में बनाने के लिए। तो इन्होंने 2000 से भी ज़्यादा मेडिसिनल हर्ब्स बताए जिससे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और उन्होंने एक बुक लिखी है। और महर्षि सुश्रुत क्या है, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, किस चीज़ के, सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, इन्होंने सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट बनाए, और वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, जोरदार इंस्ट्रूमेंट्स है ना कि आपका जो हेयर है ना, वो हेयर को भी सिंगल से डबल स्प्लिट करके आप ठीक कर सकते हो। ऐसे इतने बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जो महर्षि सुश्रुत है उन्होंने बनाया। वाकभट्टा हैज रिटन अ बुक, वाकभट्टा संहिता, सबने अपने नाम के ऊपर बुक लिखी है। जैसे वाकभट्टा ने एक बुक लिखी जिसका नाम दिया वाकभट्टा संहिता। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, स्टडी ऑफ द चारक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाकभट्टा संहिता इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर। अगर किसी को भी डॉक्टर बनना है और बेहतरीन अच्छा डॉक्टर बनना है तो ये तीनों बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदू हर्बल science of ancient time is enriched with the huge collection of the minerals and medicines from the plants and animals. This has presented a detailed and complicated process of making medicines, their classification and their usage. और हमारे पास हमारा साइंस इतना डेवलप था कि भाई उन्होंने बहुत सारे
मेडिसिन का कलेक्शन कर दिया एनरिच, और वो उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स हुआ करते थे। और वो मेडिसिन इन्होंने कैसे बनाई थी? प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से बनाई थी, प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से बनाई थी। आज तो हम छोटी से छोटी मेडिसिन के लिए लेबोरेटरी यूज़ करते हैं, पर इन्होंने सब की सब मेडिसिन एकदम प्योर और नेचुरल, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से ही इन्होंने मेडिसिन बना दी थी। ठीक है, दिस हैज़ presented a detailed and complicated process of making a medicines, their classification and their usage. They could even stop the blood circulation with the ball shaped bandage. वो इतने, इनके पास इतनी जोरदार जो नॉलेज थी, इनने ऐसी जोरदार मेडिसिन और ऐसी बैंडेजेस बनाई थी जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन है ना, वो कोई नहीं रोक सकता, बहुत टाइम लगता है उसके लिए। इनके पास ऐसी बैंडेजेस थी, जिस बैंडेज समझते हो, साधारण सी बैंडेज, जिससे है ना, एक बॉल शेप की बैंडेज, बॉल मतलब कटोरा जिसको बोलते हैं, जिससे आप ब्लड का सर्कुलेशन भी रोक सकते हो। बोलो, दे कुड स्किलफुली ऑपरेट ऑन एब्डोमन, किडनी, कैटरेक्ट, हेरिना, स्टोन, पाइल्स एंड ब्लैडर एक्सेट्रा। कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो ये लोग नहीं कर सकते थे। आपको स्टोन हो जाए, आपकी किडनी खराब हो जाए, आपको पाइल्स की बीमारी हो जाए, आपका ब्लैडर खराब हो जाए, आपका क्रैटर हो जाए, आपका एब्डोमेन खराब हो जाए, आपका हेरिना खराब हो जाए, कुछ भी ऐसा हो ना, सिर्फ महर्षि सुश्रुत, ये इतने कलाकार डॉक्टर थे, ये इतने कलाकार वैद्य थे जो आपकी सब बीमारी को ठीक कर सकते थे। दे कुड क्लासीफाई ऑल्सो द जॉइंट, द ब्रोकन और डिस्प्लेस्ड बोन एंड एक्सट्रैक्ट द थिंग्स पिस्ड इनटू द बॉडी इजीली एंड स्किलफुली। ये आपको आपकी बोन्स जो थी ना, अभी तो क्या एक्सरे पढ़वाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, पर ये इतने कलाकार थे कि भाई आपकी जो बोन्स थी उनको भी क्लासीफाई करके, उनको भी ज्वाइन करके, उनको भी सही जगह पे रख सकते थे। ठीक है, recognize symptoms and diagnosis the diseases. They also give the dietary directions after every post recovery of the diseases. आजकल तो डॉक्टर कुछ पता ही नहीं करते कि, पर पहले के डॉक्टर इतने अच्छे होते थे कि भाई अगर आपकी बीमारी हो जाए और आप ठीक हो जाओ ना, तो उसके बाद आपको कैसे ठीक होना है ना, तो उनकी भी आपको डाइटरी मतलब खाने का प्लान देते थे, कैसे आपको ठीक होना है खा पी के। ठीक है, they had the knowledge of the plastic surgery as well as joining ears and nose. उनके पास प्लास्टिक सर्जरी की भी नॉलेज थी, कैसे नोज और ईयर्स को ठीक कर सकते थे। दे शोड अ नी इंटरेस्ट इन टीचिंग द स्टूडेंट द मेथड ऑफ सर्जरी बाय डूइंग सर्जरी ऑन द डेड बॉडी और ऑन द वैक्स्ड स्टैचू। उनके पास बहुत सारी नॉलेज तो थी, अगर उनके पास नॉलेज थी, पर वो किसी और को भी तो देनी थी ना, तो उन्होंने तरक्की की फील्ड में, कौन सी फील्ड में? उन्होंने डेड बॉडी को लिया और वैक्स के स्टैचू को लिया, और उन्होंने आगे की जनरेशन को सिखाना चाहा, तो उन्होंने ये सब जो डेड बॉडी और वैक्स स्टैचू है ना, उस पर ऑपरेशन करके दिखाया लोगों को, ताकि लोग सीखे और उसको अच्छे से यूज़ कर सके, और अपनी लाइफ में जो आगे चल के भी ये लोग ऐसे ये ऑपरेशन करके लोगों को ठीक कर सके। ठीक है, they conducted a risky operation during delivery. They were expert gynecologists and the pediatrician. जो आज के डॉक्टर लेबोरेटरी या ऑपरेशन थिएटर में भी नहीं कर सकते ना, वो ये लोग रिस्की ऑपरेशन करते थे और अपने लोगों को ठीक करना चाहते थे। ये बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब जो डिलीवरी करते हैं ना हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, वो वाले डॉक्टर हुआ करते थे, और बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियन मतलब जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना, वैसे बहुत कलाकार वैद्य हुआ करते थे। ठीक है, ये लोग veterinary science also developed in ancient India. They also wrote the book on the diseases related to the horse, ashwa and the elephant. Hasti, among the Hasti Ayurveda, Shaha, Heel, Rotra and Ashwatra are well known. ये जानवरों के भी बहुत अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे, वेटरनरी डॉक्टर। इन्होंने जानवर के ऊपर भी बुक लिखी है, जैसे अश्व मतलब हॉर्स और हस्ती मतलब हाथी, इन्होंने भी उनके ऊपर भी बुक्स लिखी है, ताकि उनको जैसे रणभूमि में जो हमने एनिमल्स यूज़ करते थे ना, तो जैसे तो अभी क्या, जैसे फायरिंग से पहले, कोई भी युद्ध से पहले गन को अच्छे से ठीक किया जाता है, वैसे एनिमल्स को रणभूमि से पहले, जैसे युद्ध के मैदान में से पहले एनिमल्स को भी चेक किया जाता है। तो उसके लिए उन्होंने वो भी बुक्स लिखी है, ताकि भाई कोई एनिमल्स को बीमारी ना हो, अगर एनिमल्स को कोई बीमारी हो तो वो भी इजीली रिकॉग्नाइज हो सके और एनिमल्स को भी अच्छे से ठीक किया जा सके। इसके लिए उन्होंने एनिमल्स के नाम पे बुक्स लिख के रखी है, जैसे अश्वत्था और साहिलोत्रा एंड
जो तीसरी है वो हस्ती आयुर्वेदा, ठीक है। द स्कॉलर साइंस राइटर ऑफ मेडिसिन वाघभट्टा मेड वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू हिज वर्क्स अष्टांग हिरादे इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस। एक और हमारे स्कॉलर है वाघभट्टा। वाघभट्टा क्या थे कि भाई वो उन्होंने, अभी तक उनका नाम नहीं था, पर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो डायग्नोसिस के फील्ड में है। किसमें? डायग्नोसिस, दवाई या वो सब के फील्ड में, और साइंस के फील्ड में, समझो डॉक्टर की फील्ड में ये, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स, जो बहुत लोगों का दुश्मन होता है, पर हमारे जो फेमस साइंटिस्ट है आर्यभट्टा, इनका बहुत अच्छा ये दोस्त है, ठीक है। क्या नाम है? मैथमेटिक्स। Many epoch making mathematical discoveries were considered to be made in India, through which contemporary global affairs are carried out. The gifts of the India to the world are discovery of zero, decimal system, algebra, theorem of Bodleian, geometry, and the arithmetic. Aryabhatta discovered zero. The process of writing zeros after the figures were discovered by the sage named गुरु स्मार्ट। तो हमारा जो इंडिया है इसने सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो किया, अब साइंस का भी एक पार्ट है जिसका नाम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद है, वो दूसरी बात है। पर ये बनाने वाले जो साइंस का मैथमेटिक्स का जो इन्वेंशन करने वाले हमारे, जो हमको इतनी सारी चीज़ें देने वाले, जो अलजेब्रा है, ज़ीरो है, फिर अरिथमेटिक सिस्टम है, और जियोमेट्री है, तो और जो थियरम्स है, ये सब दिया हमको किसने? तो ये सब हमको आर्यभट्टा ने दिया। और इसकी वजह से आज भी हम ये चीज़ खाली इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं ये सब चीज़ों को। जैसे थियरम है तो ये भी वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं, ज़ीरो है तो ये भी वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं, सिर्फ इंडिया में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये हम इतने फेमस हो चुके थे क्योंकि हम सिर्फ स्किल्स में आगे नहीं थे, सिर्फ कलाओं में आगे नहीं थे, हम पढ़ाई में भी बहुत आगे हुआ करते थे। आज भी हम आगे ही है पढ़ाई में भी, पर क्या है उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा आगे हुआ करते थे, ठीक है। तो ज़ीरो तो हमारे आर्यभट्टा ने हमको दे दिया, पर जो हमारे गुरुत्समत थे ना, तो उन्होंने क्या किया, ज़ीरो जो होता है ना, जैसे 1 है तो 1 के 2 है, 3 है, 4 है, तो नंबर के, आपको पता है नंबर के पीछे जीरो लगता है, ठीक है। 1 0 10 होता है, 2 0 20 होता है। तो ये नंबर के पीछे जो जीरो लगाने का सिस्टम था ना, जो हमको सिखाने वाले थे ना, वो थे हमारे गुरुत्समद। ये इन्होंने पहली बार बताया कि भाई नंबर के पीछे जीरो लगाएंगे तो नंबर की वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। द एंशिएंट इंडिया मैथमेटिशियन हैड डिसाइडेड द नंबर्स names of the numbers made up by placing the 53 zeros after 1, जो आप सोच भी नहीं सकते हो ना, उससे भी बड़ा नंबर, ठीक है। 53 जीरोस लगाए, किसके पीछे? कोई भी नंबर के पीछे 53 जीरोस लगाए, और उसका उन्होंने पूरा नंबर नेम बताया। जैसे 100 होता है तो हम लिखते ONE 1 HUNDRE 100, तो वैसे 53 जीरोस आप सोच भी नहीं सकते हो। 1 के पीछे अगर 53 जीरो लगा दें तो कितना बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो उतने जीरोस लगाए और उसका उन्होंने नंबर नेम भी बताया। इतने हमारे डेवलप्ड लोग थे, इतने डेवलप्ड, इतने स्टडीड, हमारे स्किलफुल साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। डेसिमल सिस्टम हैड बीन seen for measuring and weighing instrument which had been found from the remains of the Harappa and the Mohenjo-daro। जो डेसिमल है, वजन मापने की इंस्ट्रूमेंट है। डेसिमल मतलब पता है ना आपको, 6.7, ये पॉइंट में जो मापना है, और जो वजन मापना है, ये सब जो हमको थे ना, ये अभी भी हमको मिले हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है जो हमको मिले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। भास्कराचार्य जी हैज रिटन द बुक्स ललावती जायंट एंड बीच गायंट in the year 1150 AD. He discovered the science of the addition, subtraction. Brahmagupta introduced the types of the equations. तो हमारा जो प्लस माइनस का जो कंसेप्ट है ना, ये लाने वाले थे हमारे भास्कराचार्य, जो इन्होंने 2 बुक्स लिखी ना, वो बुक के थ्रू इन्होंने लोगों को बताया भाई एडिशन क्या होता है और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। फिर हमारे ब्रह्मगुप्त जी आए, उन्होंने क्या किया, इक्वेशन के बारे में बताया। किसके बारे में? इक्वेशन के बारे में बताया, और थियरम के बारे में बताया। किसके बारे में? थियरम के बारे में। फिर क्या लिखा है, अपाष्टम्बा had decided the measurement of the sacrificial pits Yagyavedas used for the Vedic yagnas in the Shulvas Sutras in 1800 BC। तो हमारे जो
अपास्टम्बा थे ना, तो उन्होंने क्या बताया, जो सैक्रिफिशियल पिट्स मतलब जो आप या अग्नि होती है ना, अग्नि खोदने के लिए जो जगह होती है जहाँ पे अग्नि करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, तो नीचे एक पिट खोदना पड़ता है। तो वो पिट खोदने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी बनाने वाले हम लोग के हैं, जो हमने इनको इंस्ट्रूमेंट बना के दिया, और उसके बाद यहाँ पे अग्नि हुआ करती थी, वो भी हमने बनाया 1800 BC में बनाया। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। इट इज ऑल्सो कंसिस्ट एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। आर्यभट्टा हैड मेंशन द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 3.14 in his book Aryabhattiyam. He also propounded that pi is constant to show that ratio of the circumference and the diameter of the circle. पाई का वैल्यू फाइंड करने वाले भी हम इंडियंस ही है। 22/7 और 3.14 ये भी हम इंडियन लोगों ने ही पाई का वैल्यू फाइंड किया है। और ये जो वर्ड था ना, ये पाई का वैल्यू हमको हमारे आर्यभट्टा की बुक आर्यभट्टियम में से ही मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो पाई का वैल्यू हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, डायमीटर है, ये फाइंड करने के लिए हम पाई का वैल्यू यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, रूट, क्यूब, रूट एक्सेट्रा, अष्टांग मेंशन्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्यभट्टा इन हिज वर्क। हेंस आर्यभट्टा इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ये सब हमारे जो आर्यभट्टा की बुक है ना अष्टांग, उस पर आर्यभट्टा ने लिखा हुआ है। इसके लिए आर्यभट्टा को बोलते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारे मैथमेटिक्स के फादर माने जाते हैं। मोरओवर ही हैड रिटन मैनी अदर बुक्स लाइक 10 गीतिका एंड आर्यभट्टियम। He has described many main principles of astronomy. In short, his book's name Arya Siddhant. He found the solution of the fundamental of mathematics, that is arithmetic and geometry. इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, जिसमें से दो का नाम है 10 गीतिका और आर्यभट्टियम। और उसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम दिया आर्य सिद्धांत। और ये भी इन्होंने और भी चीज़ें मेंशन की, मतलब मैथ्स के जो फंडामेंटल सॉल्यूशंस होते हैं ना, जैसे अरिथमेटिक है और जियोमेट्री है, ये सब भी हमको बताने वाले थे हमारे आर्यभट्टा। अपार्ट फ्रॉम दिस हिज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड मैनी स्कॉलर्स in their books. Among the scholars like Bodhidhyan, Ashtapamba, Katyayana, Bhaskacharya and Brahmagupta are included. खाली आर्यभट्टा नहीं, बहुत सारे और स्कॉलर्स भी थे जिन्होंने अपनी अपनी बुक में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर अदर साइंस, मैनी बुक्स वर रिटन ऑन द वेरियस एंशियंट साइंस इन एंशियंट इंडिया। ये बुक्स के नाम है और उनके ऑथर है। ये आपको MCQ में शायद पूछेंगे। बुक का नाम है प्रजान शास्त्र, लिखने वाले हैं ब्रह्मा भ्रव्य पंचाल। बुक का नाम है चिकित्न संसागर, लिखने वाले हैं चारक पंडिता। फिर बुक का नाम है कामा सूत्रा, लिखने वाले हैं वातास्यान। बुक का नाम है वृक्षा आयुर्वेदा, लिखने वाले हैं महर्षि पराशर। बुक का नाम है योगा शास्त्र, लिखने वाले हैं महर्षि पतंजलि। बुक का नाम है यंत्र सरस्वा, लिखने वाले हैं महर्षि भारद्वाज। बुक का नाम है कालंगा, लिखने वाले हैं शकमुनि। ये बुक के नाम MCQ में पूछ सकते हैं, इजी है, जस्ट बाय हार्ट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोनॉमी एंड द एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। Astronomy is the most ancient science. Many works related grantha related to astronomy had been written in India. An organized and deep study of astrology has made by ancient Indian universities. Planets and their movements, constellation and other celestial body objects were used for calculating, through which astrology and astronomy were developed remarkably. Predictions were made on the basis of the planetary movements. सिर्फ पढ़ाई लिखाई साइंस टेक्नोलॉजी नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब उसमें से नया वर्ड आया है हमारा एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी मतलब सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब प्लांट्स है और प्लैनेट्स है और
मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स है और सन का मूवमेंट्स है और सेलेस्टियल बॉडीज का मूवमेंट है, ये सब की मूवमेंट्स को देख के हम लोगों ने हमारा एक नया स्टडी बनाया जिसका नाम दिया एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। जैसे लोगों की जैसे राशियाँ होती है ना, वो हमारी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में आती है, वो भी हमने इंडिया के अंदर बहुत बेहतरीन रूप से डेवलप किया है। और सिर्फ वही कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हमारे ये कॉन्सेप्ट को आजकल यूज़ कर रही है। जैसे बोले 3 बजे का शुभ मुहूर्त है तो 3 बजे ही हम वो चीज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम जो हमारे ग्रह है, जो हमारा सूरज है, उसका पोजीशन जो होता है वो कुछ अच्छा होता है। तो इसके वजह से हम लोग सब उसको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को देख के ही हम अपना जो चीज़ करना है, शुभ कार्य करना है, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है। हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी एंशिएंट इंडिया में जो ये चीज़ें पढ़ाती थी, जो इन चीज़ों की डीप अंडरस्टैंडिंग कराती थी। हमारे पास ग्रंथ भी ऐसी बहुत सारी लिखी हुई है जो ये चीज़ों को आज भी आपको डेवलप करने में, पढ़ने में मदद करती है। आर्यभट्टा मेड अ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। आर्यभट्टा ना ही सिर्फ मैथमेटिक्स के गुरु थे बल्कि वो एस्ट्रोनॉमी के भी बहुत अच्छे गुरु थे। सो इन फर्स्ट Indian satellite was named by Aryabhatta on his name. He declared that the earth rotates on his own axis and he proved the basic reasons for the lunar eclipse of the lunar eclipse is the shadow of the earth, which was addressed by Ajar-Bhar by the scholars. In the same manner, Brahmagupta popularized the law of gravitation in his book ब्रह्म सिद्धांत। तो हमारे जो आर्यभट्टा थे, अभी इनके पास तो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप होता नहीं था, तो भी इन्होंने अर्थ का रोटेशन प्रूव किया था और इन्होंने साबित भी किया था कि भाई अर्थ का रोटेशन होता है। और उन्होंने जो लूनर एक्लिप्स है वो भी प्रूव किया था, आर्यभट्टा ने प्रूव किया था, जो राजभर में भी इन्होंने मेंशन की हुई है। और जो हमारे ब्रह्मगुप्त थे, ब्रह्मगुप्त ने भी बहुत अच्छी चीज़ की थी। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारे आइजैक न्यूटन ने किया है ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हमारे ब्रह्मगुप्त जी ने भी किया हुआ था। वो उनकी बुक ब्रह्म सिद्धांत के अंदर मेंशन है। फिर वारामिहिर वॉज द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर हु डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू 3 सेक्शन, तंत्र, होरा एंड संहिता। हमारे वारामिहिर वो भी एक साइंटिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, तो उन्होंने हमारी एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक का नाम दिया था तंत्र, एक का नाम होरा और तीसरे का नाम संहिता। हिज ग्रंथा नेम्ड बृहद संहिता gives information regarding the effects of planets on man's future. His characteristics various classes of animals, the time of marriage, pond, wells, gardens and good omen for sowing. We should feel the pride that our ancestors were experts in the various science. जो उनकी एक बुक थी जिसका नाम था बृहद संहिता, उसके अंदर उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था कि भाई इंसान का जो फ्यूचर है वो प्लैनेट से कैसे डिपेंडेंट है। फिर उन्होंने वो बुक के अंदर और भी मेंशन किया था कि भाई एनिमल्स है, जो मैरिज का टाइम है, जो पॉन्ड का खोदने का टाइम है, जो कुआं खोदने का टाइम है, जो गार्डन बनाने का टाइम है, ओमेन का टाइम है, सोविंग का टाइम है, खेती खोदने का, ये सब कौन से टाइम पे होना चाहिए। और हम सबको ये सब चीज़ों पे बहुत सारा प्राउड होना चाहिए कि भाई इनकी वजह से आज हम लोग इतने डेवलप्ड है। बाजू में आपको वारामिहिर जी का फोटो भी दिख रहा होगा, एस्ट्रोलॉजर वारामिहिर। ठीक है, फिर जो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का वो है वास्तु शास्त्र। देयर इज एन इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तु शास्त्र। वास्तु जैसे बोलते हैं ना, वास्तु निकालना पड़ेगा घर का, समय का, लोग खेत का वास्तु निकालते हैं। तो वास्तुशास्त्र क्या है? इट इज़ एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वास्तुशास्त्र ऑफ इंडिया इज बीन रिकॉग्नाइज्ड, डिग्निफाइड एंड प्रेस्ड बाय मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो हमने वास्तुशास्त्र जो पढ़ा है ना, वो सिर्फ हमारे इंडिया में फेमस नहीं है, पूरा वर्ल्ड हमको उस वास्तुशास्त्र के लिए बहुत रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वैश्यता एंड विश्वकर्मा हैव मेड द यूनिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वास्तु शास्त्र। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलके हमारे जो वास्तुशास्त्र है उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। दे हैव प्रोपोगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन
for dwelling, temples, place, Ashwala forts, storehouse of ammunition, and the town planning. The description of the Vastu Shastra is mentioned in the Brihat Samhita. Rana Kumbha of Mewar received this science in the 15th सेंचुरी. घर कहाँ पे बनाना है, घर में किचन कहाँ पे होना चाहिए, घर में वॉशरूम कहाँ पे होना चाहिए, किला कहाँ पे बनाना है, किले के अंदर रहने का जगह बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, टेम्पल कहाँ पे होना चाहिए घर के अंदर, ये सब चीज़ें हमारे वास्तुशास्त्र में आती है. और ये सब चीज़ें इस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए. जैसे हमारा स्टोर हाउस कहाँ पे होना चाहिए, हमारा एम्यूनेशन मतलब हम वॉर के लिए जो हथियार रखते हैं वो कहाँ पे होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे वास्तुशास्त्र में आती है. और ये सब चीज़ें डेवलप करने वाले हमारे साइंटिस्ट लोग थे. और राणा कुंभा एक राणा है जो मेवाड़ के राजा थे, उनको ये वास्तुशास्त्र मिल चुका था 15th सेंचुरी के अंदर. इसके लिए उनकी जो डेवलपमेंट थी, उनकी जो प्रोग्रेस थी, वो 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई थी कंपेयर टू अदर लोग. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ द गॉड्स. ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इन टू द 8 सेक्शंस. वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ द वास्तुशास्त्र लाइक द सिलेक्शन ऑफ द प्लेस, शेप्स, स्ट्रक्चर, proper planning of the things, temples, brahmastan, dining room, bedroom, etc. are mentioned. As the time passes by, changes are taking place regarding the principle and understanding of the Vastu Shastra. Now it is being adopted by the फॉरेनर्स. सिर्फ और सिर्फ पहले इंडिया में लोग ये सब चीज़ें मानते थे, पर आज बाहर के फॉरेनर्स जो इंडिया के बाहर जो रहते हैं लोग, वो भी ये सब चीज़ों में मानते हैं. भाई कहाँ पे हमारा टेम्पल, कहाँ पे डाइनिंग रूम, कहाँ पे बेडरूम, कहाँ पे किचन, कहाँ पे कौन सा शेप होना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द थिंग्स, ये सब लोग चीज़ें हम मानने लगे हैं. और इसके साथ ही हम अपने आप को बना रहे हैं. ठीक है. और ये अच्छी चीज़ें हमको माननी चाहिए, जिससे हमारा टाउन प्लानिंग भी अच्छा होगा, हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा. और जैसे जैसे टाइम पास होते जा रहा है, इन चीज़ों में और भी डेवलपमेंट होते जा रहे हैं. ठीक है. एंशिएंट इंडिया नॉलेज ऑफ साइंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड. इंडियन कल्चर इज़ वेरी वास्ट एंड हेट्रोजीनियस. इट इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन. हमारा जो एंशिएंट नॉलेज, जो साइंस का नॉलेज है, सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं है. अभी पूरा वर्ल्ड हमको हमारे नॉलेज की वजह से जान रहा है, और हम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं अपने नॉलेज की वजह से. और हमारा जो नॉलेज है वो हेट्रोजीनियस है. होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस मतलब एक दो चीज़ों का मिलन नहीं, बहुत सारी चीज़ों का मिलन है हमारी जो नॉलेज है. और ये जो चीज़ है वो है एक साइंस है, रिलीजन है, ट्रेडिशनल है, आइडियल जो प्रैक्टिकल है नॉलेज है, विच इज़ रेयरली सीन इन द अदर कंट्रीज इन द. ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज है, रिलीजन है, ट्रेडिशनल है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही आपको दिखेगी. बाहर की कंट्रीज़ में इतनी सारी डेवलपमेंट कभी नहीं होती है कंपेयर टू हमारे कंट्रीज. टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टूवर्ड्स ऑल रिलीजन इज सीन इन आर culture. In spite of having diversity in religion, lifestyle and the values we see in the unity in our country, we should not forget that Indian culture reflects the unique feature of unity in diversity. इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, इतने सारे कास्ट होने के बाद, इतने सारे लोग होने के बावजूद भी हमारी कंट्री में हमको कोई तकलीफ नहीं है. और आज भी हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हैशटैग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब हम हमेशा एक साथ मिलके आगे बढ़े, ऐसा ही हम लोग चाहते हैं. और हमारा जो कल्चर है उसकी वजह से हम लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, और भी आगे बहुत सारी तरक्की करेंगे. यहाँ पे हम करते हैं लेसन नंबर 5 का दी एंड. ठीक है. क्वेश्चन आंसर जो है ये आपको चाहिए तो आप नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना. थैंक यू फॉर बीइंग विद एस जॉर्ज. एस जॉर्ज लव्स यू ऑल.